हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करेंगे डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस। ये आईपीओ आ रहा है जनवरी 22 से 24 के बीच में। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ डिटेल्स क्या हैं, ये कंपनी करती क्या है, इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं इसके की ग्रोथ फैक्टर्स की क्या रीजंस हैं कि इसके आगे आने वाले टाइम पे अच्छी ग्रोथ हो, और इसके फाइनेंशियल एनालिसिस हम इसके जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस को भी देखेंगे, और इसकी जो वैल्यूएशंस हैं उसको भी देखेंगे, और सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिस्क है हम इसमें भी देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईपीओ की डिटेल्स बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा। ये आईपीओ आ रहा है जनवरी 22 से 24 के बीच में। इसकी लिस्टिंग होगी जनवरी 29 को, और जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 279 से 294। ये आपको जो रिटेलर्स हैं उनके लिए हर लॉट पे 50 शेयर्स हैं, और उसमें जो टोटल अमाउंट होगी वो 14,700 रुपीज़ उन्हें देनी पड़ेगी। 50 इंटू 294 करेंगे तो ये 14,700 यहाँ से इस तरह से आती है। एक रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर रिटेलर अप्लाई करता है 2 लाख से ज़्यादा तो एचएनआई में आ जाता है। इस आईपीओ से जो कंपनी है वो अराउंड 220 करोड़ रुपीस लेगी, और जिसमें से फ्रेश इशू 220 करोड़ का है, यानी कि ये सारा का सारा इशू फ्रेश इशू है, जिसमें कि सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए आएगा। इसमें कोई भी जो पैसा है वो इसमें प्रमोटर अपना कोई भी शेयर सेल नहीं कर रहा है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास इस आईपीओ से कोई भी पैसा नहीं जाएगा। तो ओएफएस इसका जीरो जीरो है। और अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो जो मार्केट कैप है वो अराउंड 785 करोड़ होनी चाहिए, यानी कि माइक्रो कैप आप करिए, स्मॉल कैप से भी जो छोटा आईपीओ है ये वहां तक पहुंच जाएगा। 785 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। चलिए अब जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेंटा जो वाटर कंपनी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये करती क्या है। वाटर इंफ्रा कंपनी, ये कंपनी ये एस्टेब्लिश हुई थी 2016 पे, और ये बैंगलोर पे एस्टेब्लिश हुई थी। अब ये क्या करती है फ्रेंड्स कि जो हमारे जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो आपको पता होगा कि हमारे ज़मीन के अंदर भी पानी है। अब जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो रेन वाटर का होता है, और वो रेन वाटर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक तरह से कह लीजिए वही हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर भी है, वही हम लोग के एग्रीकल्चर्स के लिए और फार्म एनिमल्स के लिए भी, और एनिमल्स के लिए भी वही वाटर पीने के लिए यूज़ होता है। तो इस वाटर को जो जो ये वाटर आता है, ये वाटर रेन से आता है। रेन से जब आएगा, जब रेन होगी और ये जब पानी आएगा, जमीन पे पानी आएगा, तो अगर हम इसको ठीक से सेव नहीं करेंगे ये वाटर वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि इन वाटर को एक प्रॉपर मैकेनिज्म से सेव करती हैं। और अगर सपोज कर लीजिए हम इस वाटर को सेव नहीं करते हैं तो ऐसा 40% वाटर जो रेन का आता है वो वेस्ट हो जाता है। अब ये सेव कैसे करती है कंपनी, क्या टूल्स लगाती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टोन क्रशर्स लगाती हैं, फिल्टर्स लगाती हैं ऊपर। जब कोई रेन वाटर जब आएगा, ये पहले फिल्टर्स लगाएंगी कि वो जो वाटर में जो भी पानी आएगा जो नीचे जाएगा वो पहले लेवल पे फिल्टर हो जाए, उसके बाद जो छोटे छोटे स्टोन्स होंगे वहां पे क्रश भी हो जाए। तो इस तरह के इनके मल्टीपल फिल्टर्स हैं, स्टोन्स क्रशर्स लगे हुए, और उसके बाद ही एक प्रॉपर वे से ये पानी नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो ये स्टोर होगा। तो ये थोड़ा सा इनोवेशन काम भी है। तो ये दिस इज व्हाट दिस कंपनी डज। और बैंगलोर में, और जो अभी बैंगलोर में इनको सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर इनको सबसे ज़्यादा ये जो फिल्टर कर रहे हैं, जो रिसाइकिल कर रहे हैं ग्राउंड वाटर के लिए, ये बेंगलोर में होता है। और जल जीवन जो हमारी जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चलाई हुई है, उसके तहत भी इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आईपीओ को टोटल 220 करोड़ मिलेंगे, उसमें से सारा का सारा फ्रेश इशू है, यानी कंपनी के पास जा रहा है ग्रोथ, कंपनी के अंदर ही ग्रोथ के लिए। उसमें से कंपनी 220 करोड़ में से वर्किंग कैपिटल
150 करोड़ रुपीस लगाएगी, और उसमें से जो जीसीपी है, दैट इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, उसके लिए 70 करोड़ रुपीस रखेगी। तो कंपनी इस तरह से अपनी फंड्स को यूटिलाइज करेगी। इसमें कोई भी प्रमोटर कुछ भी सेल नहीं कर रहा है, तो सारा का सारा पैसा कंपनी अपने बिजनेस में लगाएगी, विच इज ए गुड न्यूज फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स लाइक अस। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये कंपनी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी है। पहले ये थोड़ी पार्टनरशिप में थी, तो ये पहले तभी इसका 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, अराउंड 20 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। इसमें से इन्होंने 32 प्रोजेक्ट्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी किए हैं। और अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से अब इनकी ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे कि आजकल कई बार रेन्स होती है तो बहुत ज़्यादा रेन्स होती है। जब रेन आजकल होती है तो फिर उस वाटर को स्टोर करना इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। अदरवाइज अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो वाटर वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो इनके लिए काफ़ी ग्रोथ एवेन्यूज़ बनते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं कि जब रेन्स होती हैं तो उन वाटर को स्टोर करना है के लिए। और जब कहीं पर आप देखेंगे कि कहीं पर भी अगर ड्रॉट वेदर आता है, ड्राई आता है या सूखा टाइप आता है, तो वहाँ पर जो वाटर सप्लाई होती है वो जो होती है वो ये जो ग्राउंड वाटर की जो होती है वही सप्लाई होगी। अगर हमने ग्राउंड वाटर उस समय सेव नहीं किया होगा तो हमें इश्यूज आएंगे। तो इनके पास वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है जहाँ पे ड्राई वेदर या ड्रॉट्स आते हैं। और अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर, इंडिया एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है ग्राउंड वाटर्स का। हमारी 50% जो विलेज की पॉपुलेशन है वो इस वाटर को यूज़ करती है, और अराउंड वो जिस तरीके से यूज़ करते हैं अराउंड 17% वो वाटर वेस्ट में चला जाता है। तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी अच्छे ग्रोथ एवेन्यूज़ मिलते हैं कि जो रूरल विलेजेस हैं वहाँ पर भी ये जाकर दे कैन मैक्सिमाइज कि ये वाटर कम से कम वेस्टेज हो इसमें। और इनकी जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और ये स्टार्टिंग से एंड तक सारा काम कर लेते हैं। और उसके बाद इनके जो एग्जीक्यूशंस हैं वो, ये एग्जीक्यूशन की जो टाइमलाइंस हैं वो अपने टाइम से बिफोर ये अपना काम कर लेते हैं। और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो अराउंड इस समय 750 करोड़ के करीब इनकी ऑर्डर बुक भी है। और इवन देन फ्रेंड्स, जिस तरह की ये कंपनीज हैं, ऐसी अभी कई और भी कंपनीज हैं जो ये ग्राउंड वाटर को रिसाइकल करती हैं और इसे वेस्ट होने से रोकती हैं। हाउएवर ये सिर्फ 30% ऐसी कंपनीज हैं, 30% ऐसी जो वेस्ट वाटर है वही अभी तक ट्रीट होता है। अभी भी 70% जो वेस्ट वाटर है वो ट्रीट नहीं हो पाता है और वो रिवर्स के साथ रिवर में चला जाता है। तो इनके पास अगर आप देखेंगे इससे भी इनको काफ़ी ग्रोथ एवेन्यूज आते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ये वाटर को हम ट्रीट ना करें तो इसके कारण जो डिजीज़ होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ होती हैं। अराउंड एवरी ईयर 3 to 4 करोड़ पीपल को वाटर की डिजीज़ होती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहेगी आने वाले टाइम पे कि इस वाटर को प्रॉपरली एक तो रिसाइकिल भी किया जाए जिससे कि ये यूज़ भी हो और साथ ही साथ डिजीज़ भी इनकी कम हो। ये सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर्स थे। चलिए अब जरा इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। मार्च 22 में ये जो इनकी फिगर थी सेल्स की वो 120 करोड़ की थी, जो कि मार्च 24 में 242 करोड़ हो गई, यानी कि इनकी 2 साल में इनकी सेल्स डबल हो चुकी है। और अगर इनका प्रॉफिट देखेंगे वो 38 करोड़ था, जो कि अब 60 करोड़ का हो गया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर इनका जो बोरोइंग है वो आप बोल सकते हैं 1 करोड़ की, या आप बोल सकते हैं नील ही बोरोइंग है। सो इनको कोई इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं देना पड़ता, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो जैसे हमने देखा इनका डेट नील है, और इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है फाइनेंशियल 24 का वो ओवर 30% में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। और इस वैल्यूएशंस के हिसाब से जो वैल्यूएशन ये लेकर आ रहे हैं, इन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लेके आ रहे हैं, तो इसकी प्राइसिंग अर्निंग 16 आ रही है। और अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स देखेंगे जो वॉबर टेक है, ईएमएस है, उनकी प्राइस टू पी रेशियो जो है वो 27 से 40 आ रही है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो लिस्टिंग में गेन होने की पॉसिबिलिटीज है। और इसी रीजन से अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्राइस भी पॉजिटिव सिग्नल आपको दे रही है कि 50% प्रीमियम में लिस्ट होगा।
और इसकी प्राइस 290, जैसे मैंने आपको बताया था 290 की प्राइस है, प्राइस बैंड है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 294 का सॉरी प्राइस बैंड है। ये 294 का जो प्राइस बैंड है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 145 रुपीज़ में का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है, तो 439 का लिस्ट भी होगा। हाउएवर ग्रे मार्केट प्राइस एक इंडिकेटर है, दिस इज़ नॉट कि आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्राइस देखकर ही जाएं, आपको कंपनी को समझना पड़ेगा तभी इसमें इन्वेस्ट करिए। तो ये ग्रे पे इसके हिसाब से लिस्टिंग जो होगी वो 439 की होगी। इसके पैट मार्जिन अगर देखेंगे तो अब जिस तरह मैंने आपको दिखाए थे पीछे फाइनेंशियल्स में 25% है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। हाउएवर इनके जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, मतलब इनको बुक्स में तो प्रॉफिट है, बट इनको जो रिकॉग्निशन होता है, जो मतलब कि जो पैसा इनको मिलता है वो लेट मिलता है। ठीक है, अब सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके रिस्क देखने पड़ते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे क्रिटिकल चीज़ सबसे है, जो इनके प्रमोटर पे एक क्रिमिनल केस चल रहा है। और जो ये क्या थे, जो इनके प्रमोटर हैं ये पहले पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉय थे, और इसमें ये है कि इन्होंने अपनी पोजीशंस को यूज़ किया है और ब्राइब दे के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं। तो ये इन पे एक केस चल रहा है, तो ये एक रिस्क है। सेकंड, अगर आप देखेंगे इसमें जो कंपटीशन है, मल्टीपल बहुत सारे लोकल प्लेयर्स भी आ रहे हैं। यही नहीं कि मतलब एक दो कंपनीज हैं, काफ़ी इसमें कंपनीज आ रही हैं और सभी कंपनीज इसमें बेटर कर रही हैं। तो तो अगर जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना जो मार्जिन्स हैं और वो डेफिनेटली रिड्यूस होंगे। और थर्ड केस अगर आप देखेंगे, एक और क्रिमिनल केस है जो उनके प्रमोटर पर है कि उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनके के पास जो एसेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं देन कि उनकी अपनी जो इनकम से ज़्यादा उनके एसेट्स हैं। तो उनके पास डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स थे और उसमें लोकायुक्ता पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने ये केस किया हुआ था। हालांकि वो डिस्पोज हो चुका है, बट दैट कुड बी ओपन्ड एनी टाइम एज पर द आरएचपी। उसके बाद अगर आप देखेंगे इनका 64% जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट से आता है और उसमें से 85% रेवेन्यू कर्नाटका गवर्नमेंट से आता है। तो ये काफ़ी हद तक गवर्नमेंट पे डिपेंड है और स्पेसिफिकली दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन कर्नाटका गवर्नमेंट। अगर कर्नाटका गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर चेंज होती हैं, कोई भी रीज़न से अगर कर्नाटका गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं तो इनको काफ़ी इम्पैक्ट होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स के रीजन से पॉलिटिक्स रीज़न हो चाहे अदरवाइज हो। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वी कैन टर्मिनेट योर कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम विदाउट प्रोवाइडिंग यू एनी रीज़न ऑल्सो। तो ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कभी भी कर सकती हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट। तो और इनको जो मेन रेवेन्यू है 85% वो यहाँ से आता है। और अगर आप देखेंगे जो अभी जो 17 प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसमें से अभी 10 प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने एसेस किए हैं वो डिले चल रहे हैं। और अगर डिले चलते हैं गवर्नमेंट के प्रोडक्ट, तो जब जो गवर्नमेंट होती है कई बार वो आपकी मनी जो रिटेंशन आप जो करी होती है उसमें से आपका पैसा भी काट लेती है। और इनके कस्टमर्स जो भी हैं उनके साथ इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब एक बार जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ओवर, तो उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। अच्छा, इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा एट्रिशन थे। इसमें से जो हाई सीनियर मैनेजमेंट है उसमें से 2 CFO ने रिज़ाइन भी करा है। और यहाँ पे एक लिटिगेशन केस भी है इन पर जो 40 लाख रुपीस तक का है। और यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स इनकी अराउंड 5% पे है। ये दे आर डिपेंडेंट ऑन कर्नाटका गवर्नमेंट विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। और जब भी कभी पीक डिमांड होती है जैसे बरसात का सीज़न है या कुछ भी है, तब डेफिनेटली इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और लेकिन उस समय इनको बहुत हाई वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा। तो ये अगर उस समय वर्किंग कैपिटल का हाई नहीं होगी तो ये लोग कई ऑर्डर से दे कैन लूज सम ऑफ द ऑर्डर्स ऑल्सो। और इनके जो टॉप 10 सप्लायर्स है वहाँ से 98% परचेज आता है। सपोज यानी फॉर एनी रीज़न अगर नहीं आ पाते 10 सप्लायर से, वो लोग नहीं दे पाते हैं ये परचेज के लिए, तो इनके लिए जो रॉ मटेरियल जो पूरा का पूरा टूल डिज़ाइन करना या जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड वाटर रिसाइकल के लिए वो काफ़ी टफ हो जाता है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स,
तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आईपीओ। आई थिंक आप लोग इसकी मदद से, पीपीटी की मदद से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें। थैंक यू।